हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, बुक्स मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट में जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम के हैं या ऑनर्स के हैं, सभी का सिलेबस सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एग्जाम में कंसेप्ट आने हैं वो सारी चीजें सेम ही हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। एक एक करके पांचों यूनिट कवर करवाऊंगा। वीडियो के पार्ट्स में आएंगी, एक चैप्टर की जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे आपको अपडेट मिलता रहेगा यहीं पर चैनल पर। ये जो सारी चीज़ें मैं कवर करवाने वाला हूँ, ये जो मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है उसमें से कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। 199 रुपीज़ की ये बुक है। आपको अगर परचेज़ करनी है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को डीएम करिए, वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएँगी कि कैसे आपको परचेज़ करनी है। और इसी में से मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। सारा कंटेंट आपको कवर करवाया गया है इस बुक के अंदर। बाकी साथ में आपको 2 पीवाईक्यूज़ भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल होने वाली है बुक आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास जो हम यूनिट नंबर 2 कर रहे थे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाली, जो जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट कर रहे थे, उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हमें देखना है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल से आगे का कंटेंट। इससे पहले का जो भी कंटेंट है इसका, वो मैं आपको पिछली वीडियो में कवर करवा चुका हूँ इसके पार्ट नंबर 1 में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, चैनल पर वो अपलोड हो रखी है। आज हमें देखना है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल और इशू। जो हम मटेरियल इशू करते हैं उसकी प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है। तो इसके 3 मेथड आएंगे आपके सिलेबस में, फीफो, लीफो एंड वैम। तो देखिए, पहला है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन विच दे परचेज। इसके अंदर हम प्राइसिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जिस ऑर्डर में हमने परचेज करी होती है उस ऑर्डर में उसकी प्राइसिंग करी जाती है। इन अदर वर्ड, द मटेरियल आर इशूड इन ऑर्डर इन विच दे अराइव इन स्टोर। जिस सीक्वेंस में स्टोर के अंदर मटेरियल आया उसी सीक्वेंस में हम इसे इशू करते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल हमारे पास पहले आया तो उसे हम पहले हमारे अपने स्टोर से निकालेंगे, अगर कभी भी उसे हमें सेल करना होता है या प्रोडक्शन के लिए भेजना होता है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड सुटेबल इन टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। ये कब सुटेबल होता है, जब मटेरियल के प्राइस गिर रहे होते हैं। बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट टू प्रोडक्शन विल बी हाई वाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो। क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा कि प्रोडक्शन में जो कॉस्ट चार्ज करी जाएगी वो हाई होगी, लेकिन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उस मटेरियल की वो लो होती है। फीफो के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इट इज सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। इजीली हम प्रिपेयर कर लेते हैं फीफो मेथड से, जो भी हमें स्टोर लेजर वगैरह क्रिएट करना होता है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस द मेथड गिव बेटर क्वालिटी रिजल्ट। अगर प्राइस गिर रहे होते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है इस मेथड से। क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारा मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट हो रहा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो इफ द प्राइस फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली दिस मेथड में लीड टू क्लरिकल एरर। अगर जो प्राइस होता है मटेरियल का वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है तो फिर उससे क्या होता है, ये हमारा जो मेथड है तो वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस दिस मेथड इज नॉट एडवाइजेबल। अगर प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो ये मेथड एडवाइजेबल नहीं होता है। द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट। एक ही मटेरियल को अगर एक जॉब पर कई एक ही ये वाला मटेरियल लगाया जाता है तो उसमें कई सारे अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं हमें, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं अगर। सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अंडर दिस मेथड द प्राइस ऑफ लास्ट रिसीव्ड बैच आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, जो हमें लास्ट में बैच मिला है उसका मतलब जो सबसे लास्ट का बैच है उसका प्राइस हमें मेंशन करना होता है अंटिल इट एग्जॉस्टेड एंड सो ऑन, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग, ये कब सुटेबल होता है, जब इन्फ्लेशन का पीरियड हो या मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हो तब ये वाला मेथड सुटेबल होता है। The use of LIFO would help to ensure the cost of production determined approximately on above basis is approximately the current one। इसमें जो हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो कैसे अप्रोक्स प्राइस डिटरमाइन करते हैं चीजों का। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू विल बी आइदर नियरर टू एंड और विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। इसके एडवांटेज होता है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है वो क्या होती है, या तो मार्केट प्राइस होती है या मार्केट प्राइस के आसपास का ही कोई प्राइस होती है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस प्रॉफिट टेंड टू राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट। जब प्राइस गिर रहे होते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट लो होती है इसके अंदर।
डिसएडवांटेज क्या होते हैं? द कंपटीशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड इफ टू मेनी रिसिप्ट्स आर देयर। कई सारी रिसिप्ट हो जाती हैं इसके अंदर, तो जो कैलकुलेशन होती है प्राइस की वो डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी सी। और कंपनी हैविंग जेआईटी सिस्टम विल फेस दिस प्रॉब्लम मोर। और जिन कंपनी का पास जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है उन्हें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड मेथड हैगा वो हैगा हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज मेथड इन विच इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड एज वेट इन ऑर्डर टू फाइंड द इशू प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटी को इन्वॉल्व करके उनको वेट मानकर किसी भी मटेरियल का प्राइस कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड यूज टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर इशू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू। इसका जो प्राइस होता है कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला क्या होता है प्राइस कैलकुलेट करने का? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। ये फॉर्मूला लगाकर हम इशू प्राइस कैलकुलेट करते हैं मटेरियल का, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। इस इलस्ट्रेशन को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बता रखी है। ये इलस्ट्रेशन तीनों मेथड की एक एक दे रखी है। इसको हम जो हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वाली वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज। जो हमारे लॉसेज होते हैं मटेरियल के अंदर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो वेस्ट होता क्या है? दिस इज रेजिड्यू सच एज स्मोक, डस्ट, गैस, स्लैग एटसेट्रा विच अराइज इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी डस्ट निकलता है, स्मोक निकलती है, गैसेज निकलती है, स्लैग निकलता है, वो सारा हमारा वेस्ट का पार्ट बनता है। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है एंड प्रैक्टिकली नो मेजरेबल सेल और यूटिलिटी वैल्यू, जिसकी ना तो कोई सेल वैल्यू होती है ना ही कोई यूटिलिटी वैल्यू होती है। इन सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन सम मटेरियल फिजिकली डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ श्रिंकेज इवापोरेशन। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे फिजिकली डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब या तो वो श्रिंक हो जाते हैं या इवापोरेट हो जाते हैं, जिससे वो कम हो जाते हैं। विद द रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लेस देन इनपुट। जिसमें क्या हो जाता है, जो इनपुट हम देते हैं उसमें उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन क्वांटिटी जो आउटपुट की होती है वो हमारी कम हो जाती है। किस वजह से? या तो वो इवापोरेट हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, तो वो भी हमारे एक तरीके से वेस्ट ही कहलाते हैं। सच वेस्टेज इज टर्म्ड एज इनविजिबल वेस्ट वेयर द रेजिडुअल इंस्टेड ऑफ फेचिंग एनी वैल्यू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इट डिस्पोज विच इंटेल फर्दर कॉस्ट। तो ऐसे वेस्ट को हम इनविजिबल वेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू तो होती नहीं है, बल्कि हमें इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए खर्चा और करना पड़ता है। स्पेशल अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर डिस्पोजल एंड रिफ्यूज इफ्यूलेंट ऑब्नॉक्सियस गैसेस। तो इनके लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है इन सारी चीजों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अकाउंटिंग क्या होती है इसकी? एज वेस्ट एज प्रैक्टिकल नो वैल्यू। जैसा कि पता है कि वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इट्स अकाउंटिंग इज रिलेटिवली सिंपल। द इफेक्ट ऑफ वेस्ट इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन ऑर्डर टू अराइव एट यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशन और जॉब। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिड्यूस्ड आउटपुट द यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन ओनली। तो इसको हम कैसे, इसकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, जो हमारा आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है, उस पर इसे चार्ज करा जाता है। The cost of abnormal waste should however be excluded from total cost and charged to profit and loss account। लेकिन जो वेस्ट एबनॉर्मल वेस्ट होता है, मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्शन में नहीं होता है, वेस्ट एबनॉर्मल वेस्ट होता है, उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पर चार्ज करते हैं। उससे जो आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा स्क्रैप, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल मटेरियल रेजिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्क्रैप क्या होता है? ये भी एक तरीके का रेजिड्यू ही होता है, मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ बनता है और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखने को मिलता है। बट इट इज यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट एंड हैज लो मेजरेबल यूटिलिटी और मार्केट वैल्यू। लेकिन जो स्क्रैप होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है और इसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू जरूर होती है, मतलब सेल वैल्यू जरूर होती है। रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हम इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते हैं तो भी हम इससे कुछ ना कुछ पैसा निकाल सकते हैं। न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ स्क्रैप में बी गिवन। स्क्रैप में अराइज इन द फॉर्म ऑफ टर्निंग, बोरिंग, स्ट्रीमिंग, फिलिंग, शेविंग एटसेट्रा फ्रॉम मेटल ऑन विच मशीन ऑपरेशन आर अराइव्ड। sawdust and trimming in timber industry, dead head and bottom end in foundries, cutting pieces and split in leather industry। मतलब जो भी कटी फटी चीजें, टुकड़े वगैरह बचते हैं वो सारी हमारी स्क्रैप का पार्ट बनते हैं। स्क्रैप शुड ऑलवेज बी फिजिकली अवेलेबल अनलाइक वेस्ट विच में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रेजिड्यू। स्क्रैप जो होता है वो हमेशा फिजिकल फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलेगा, जबकि जो वेस्ट होता है उसका या तो वो मिल भी सकता है और जरूरी भी नहीं है कि वेस्ट आपको मिले ही रेजिड्यू की फॉर्म में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है स्क्रैप का? पहला ट्रीटमेंट है सेल्स क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। तो इन दिस मेथड द स्क्रैप इज नॉट कॉस्ट
and it involve and its value does not therefore appear separately in cost account। इस मेथड के अंदर जो सेल्स क्रेडिट टू रेवेन्यू मेथड में हम क्या करते हैं, स्क्रैप की कोई कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए हम उसे कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ओनली अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ स्क्रैप रिटर्न टू स्टोर रूम फ्रॉम द शॉप इज मेंटेन्ड एंड द सेल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम टाइम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी स्क्रैप की सेल वैल्यू आती है उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देते हैं। सेकंड मेथड है क्रेडिट टू ओवरहेड। तो इन दिस मेथड एंड द फॉलोइंग मेथड द स्क्रैप इज असाइन्ड अ कॉस्ट। द कॉस्ट इज यूजुअली द सेल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रैप को एक कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और इसकी जो सेल वैल्यू है उसमें से इसकी जो सेलिंग कॉस्ट आई है उसको निकालकर जो भी बचता है वो हमारा ओवरहेड में क्रेडिट करते हैं। इफ द स्क्रैप हैज नो रेडी मार्केट बट हैज ओनली यूटिलिटी यूज वैल्यू इट इज टेकन क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग हेड ओवरहेड। उसे हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्रेडिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिट टू जॉब। तो द स्क्रैप इज असाइन्ड अ कॉस्ट एंड इज ट्रेस्ड टू द जॉब व्हिच यील्ड द स्क्रैप। दिस अफोर्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू जॉब एंड वाइडली डिफरेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस जॉब से स्क्रैप बना है उसमें क्रेडिट कर देते हैं उसे, जिससे जॉब की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर ट्रांसफर टू अदर जॉब। तो स्क्रैप अराइजिंग इन वन जॉब में बी इश्यूड फॉर यूटिलाइजेशन इन अदर जॉब। सच ट्रांसफर ऑफ स्क्रैप फ्रॉम वन जॉब टू अनदर शुड बी अफेक्टेड थ्रू मटेरियल ट्रांसफर नोट। अल्टरनेटिवली स्क्रैप में बी रिटर्न टू स्टोर रूम एंड सब्सिक्वेंटली इशूड टू अनदर जॉब फॉर यूटिलाइजेशन। फोर्थ मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जॉब से जो स्क्रैप निकला है उसे निकालकर दूसरी जॉब में बेच देते हैं जहां पर उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। चार तरीके से हम स्क्रैप का ट्रीटमेंट करते हैं। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप को कंट्रोल कैसे करा जाता है, तो स्क्रैप इज ऑल्सो अनअवॉइडेबल रेजिड्यू मटेरियल अराइजिंग इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। वैसे तो जो स्क्रैप है वो क्या है, एक अनअवॉइडेबल रेजिड्यू है, मतलब एक ऐसा रेजिड्यू मटेरियल है जिसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो निकलेगा ही निकलेगा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। The basic difference between scrap and waste is that while waste may not have any value, scrap must necessarily have a value through a comparatively small one। जो बेसिक डिफरेंस है स्क्रैप और आपका वेस्ट में, वो क्या होता है, स्क्रैप की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, जबकि जो आपका वेस्ट होता है, वो जो वेस्ट होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो आपका स्क्रैप होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। स्क्रैप में भी सोल्ड और री यूज्ड इन सम प्रोसेस। स्क्रैप को हम या तो बेच सकते हैं या उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप शुड स्टार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। कंट्रोलिंग करनी है अगर स्क्रैप की तो वो डिजाइनिंग स्टेज से करनी होगी, मतलब जब से प्रोडक्ट का बनना शुरू होगा तभी से स्क्रैप को ध्यान रखना पड़ेगा। एट द डिजाइनिंग स्टेज द टाइप, शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल विच ऑल रिजल्ट इन मिनिमम ऑफ वेस्ट और लीस्ट क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डिसाइडेड। डिजाइनिंग के टाइम पर टाइप, किस तरीके का मटेरियल यूज करना है, किस शेप का करना है, किस फॉर्म का करना है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल प्रोडक्ट बनते टाइम कितना स्क्रैप निकलेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। The quantity of scrap resulting from a process also depend upon manufacturing equipment used and the efficiency of the operative who perform the work। जो क्वांटिटी है स्क्रैप की, कितना स्क्रैप निकलेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यूज करा है और कौन ये वर्क को परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है कि कितना स्क्रैप निकलेगा। In order to minimize scrap, production should be planned that the best possible equipment is used and properly trained personnel are employed। तो अगर स्क्रैप को कम करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि जो इक्विपमेंट है उसके सही से यूज हो और जो पर्सनल ये इसमें इन्वॉल्व है जॉब में, वो एक ट्रेंड पर्सनल हो, तभी एक कम से कम स्क्रैप निकलता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रैप का। अब देखिए जो नेक्स्ट हैगा थर्ड, वो हैगा स्पॉइलेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कंसेप्ट देखना है। तो व्हेन प्रोडक्शन डज नॉट कम अप टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी, इट हैज टू बी रिजेक्टेड आउटसाइड। जब क्या होता है कि हमें जिस तरीके का प्रोडक्शन करना है, जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, वैसा प्रोडक्ट नहीं बन पाता या वैसा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। द कंपोनेंट और मटेरियल आर सो डैमेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल स्पेसिफिकेशन बाय रिपेयर और कंडीशन। और वो रिजेक्ट क्यों करा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसमें कुछ डैमेज हो जाता है मटेरियल में, जिसे हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, चाहे हम उस पर कोई भी प्रोसेस लगा लें। तो वो चीज कहलाती है आपकी स्पॉइलेज। सम स्पॉइल्ड वर्क मे बी सोल्ड और एज सेकंड, बट इन मोस्ट केसेस द एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर स्मॉल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप और ट्रीटेड एज वेस्ट इफ इट हैज नो मार्केट वैल्यू। तो जो ये स्क्रैप्ड मटेरियल होता है, इसे हम या तो सेकंड प्लेस पर, मतलब जिस क्वालिटी का होता है उस प्राइस में नहीं बिकता है, उससे कम प्राइस में इसे बेच दिया जाता है, या फिर कई बार ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, तो वो चीज कहलाती है आपकी स्क्रैप।
स्पॉइलेज इन्वॉल्व वो स्पॉइलेज कहलाती है। स्पॉइलेज इन्वॉल्व नॉट ओनली लॉस ऑफ मटेरियल बट ऑल्सो लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। स्पॉइलेज में सिर्फ आपका मटेरियल ही खराब नहीं होता है, उस पर आपने जो बनाने में उस पर लेबर लगाई, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगे, वो सारे भी बिल्कुल उनकी वैल्यू नील हो जाती है। अप टू द स्टेज व्हेन स्पॉइलेज इनकर्ड, तब तक के लिए जब तक का जो भी उस पर खर्चा हुआ होता है, जब तक वो स्पॉइल होता है, तब तक का वो सारा खर्चा उसका फिर एक तरीके से उस पर लग चुका होता है और उसकी वो वैल्यू हमें नहीं मिलती है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल क्या होता है स्पॉइलेज का? तो स्पॉइलेज अराइज व्हेन प्रोडक्शन और आउटपुट इज डैमेज्ड इन सच मैनर एज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ओरिजिनल पर्पस फॉर व्हिच इट वाज डिजाइंड बट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सम सुटेबल मैनर विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो स्पॉइलेज कब होता है? जब प्रोडक्शन में कोई डैमेज आ जाए और जैसा हम कोई चीज बनाना चाह रहे थे वैसी ना बने, तो वो स्पॉइलेज हो जाती है। फिर उसे हम क्या करते हैं, जो भी उसका सुटेबल मैनर होता है, जिस भी तरीके से सेकंड हैंड जाएगी या कम वैल्यू पे जिस भी तरीके से उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्क्रैप एंड स्पॉइल्ड वर्क इज दैट while normal scrap arise mostly as a result of processing of material, spoilage occur due to some defect in operation or material which may or may not be inherent in manufacturing process or operation। स्क्रैप और स्पॉइलेज में डिफरेंस क्या है? स्क्रैप के अंदर सिर्फ आपका मटेरियल खराब होता है, लेकिन स्पॉइलेज के अंदर आप जो गुड्स बना रहे होते हैं उस गुड्स में डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है। Further, scrap has a relatively low but some definite value, but the value of spoilage may range from low if it is waste to comparatively high if spoilage to be sold as second। जो स्क्रैप होता है उसकी वैल्यू हमेशा लो ही होती है, मतलब अगर उसे हम सेल करेंगे तो वो लो वैल्यू पर ही जाएगा, लेकिन जो स्पॉइलेज होता है वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू लो से लेकर हाई तक भी हो सकती है। अगर वो बिल्कुल वेस्ट की तरह हुआ है तो एक तरीके से उसकी वैल्यू लो रहेगी, लेकिन अगर वो सेकंड हैंड मतलब सेकंड एक तरीके से सेकंड प्रायोरिटी पे बेचा जाएगा, मतलब अगर जो एक्चुअल गुड बनता वो इससे थोड़ा-सा अच्छा बन सकता था, सेकंड नंबर पे इसे सेकंड प्लेस पर रख सकते हैं हम, जैसे कि जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी एक तरीके से। तो वो चीज़ उस टाइप से बेचा जाएगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी हाई भी मिल जाती है, ठीक है? यहाँ पर आपका ये सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है, जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। अब इस यूनिट के अंदर आपको एक कवर करना है CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैगा, जो कि किस चीज़ पर है? मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड है, वो कवर करना है। वो चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दिस स्टैंडर्ड फिजिकल डील्स विद प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट। CAS6 किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमें मटेरियल की कॉस्ट को में क्या-क्या प्रिंसिपल लग रहे हैं और किस-किस मेथड से हम मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंक्लूड रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, एडिटिव, मैन्युफैक्चर्ड, ब्राउट आउट कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज, एक्सेसरीज, सेमी फिनिश्ड गुड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स एंड अदर इनडायरेक्ट मटेरियल। इस कॉस्ट स्टैंडर्ड के लिए मटेरियल के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, प्रोसेस मटेरियल हो, एडिटिव्स हो, मैन्युफैक्चर्ड और ब्राउट आउट कंपोनेंट हो, सब असेंबलीज हो, किसी चीज की एसेसरीज हैं, कोई सेमी फिनिश्ड गुड है, कंज्यूमेबल है, स्पेयर पार्ट्स हैं या कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल, वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। This this standard does not deal with packing material as a separate standard in is being issued on subject। ये जो है वो पैकिंग मटेरियल का वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल की ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है। दिस स्टैंडर्ड डील विद फॉलोइंग इशू, किस किस चीज के साथ डील करता है ये? प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसिट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल आता है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल को इशू करा जाता है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मटेरियल कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर कैसे असाइन करना है, इन तीन इशू के साथ ये स्टैंडर्ड डील करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट। इस जो ये हमारा स्टैंडर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना, कि मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में क्या प्रिंसिपल यूज होने हैं, क्या मेथड यूज होने हैं, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आए। This standard should be applied to cost statement which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of material cost including those requiring attestation। ये स्टैंडर्ड किस चीज के साथ डील करता है? उन सभी स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है जिनके अंदर मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई करना होता है, मेजर करना होता है, असाइन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या क्या है मेजरमेंट के? तो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल आता है तो किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। तो द मटेरियल रिसीट शुड बी वैल्यूड एट परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटी, टैक्सेस, फ्राइट इनवार्ड, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रेड प्रोक्योरमेंट that can be quantified with reasonable accuracy at time of acquisition।
ये प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसिट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल आएगा तो उसके अंदर जो मटेरियल की कॉस्ट है मतलब परचेज प्राइस है वो, उसके अलावा उस पर जो भी खर्चे लगे हैं, चाहे वो आपका टैक्स हो, फ्राइट इनवायर्ड हो, इंश्योरेंस हो या कोई भी एक्सपेंडिचर हो जो उस कॉस्ट पर लगा होगा, वो सारी चीजें हमारी उस वैल्यू का पार्ट बनेगी। फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ मटेरियल शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है तो वो उस मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। Self manufactured material shall be valued including direct material, direct employee cost, direct expense, factory overhead, share of administrative overhead relating to production but excluding share of other admin overhead, finance cost and marketing overhead। अगर कोई कंपनी खुद मटेरियल बना रही है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, उसके वैल्यूएशन के अंदर उसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड का जो भी पार्ट है वो सारी चीजें उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करी जाएंगी। Spare which are specific to an item of equipment shall not taken to inventory but shall be capitalized with the cost of specific equipment। अगर कोई स्पेयर पार्ट है जो कि किसी आइटम इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिकली जरूरत पड़ती है तो उसे हम इन्वेंट्री में इंक्लूड ना करके एज अ कैपिटलाइज्ड एसेट उसे हम लिखते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है। फिर नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल प्रायर टू रीचिंग द फैक्ट्री एट प्लेस वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट ऑफ बैलेंस मटेरियल नेट ऑफ अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम सप्लायर, इंश्योरर, कैरियर, रिकवरी फ्रॉम डिस्पोजल। अगर कोई भी नॉर्मल लॉस होता है या स्पॉइलेज होती है मटेरियल की जब वो कंपनी तक पहुंचता है उससे पहले, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो किस चीज में बैलेंस कर दी जाती है, जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी कॉस्ट में उसको बैलेंस कर दिया जाता है, मतलब उसी पर उसकी कॉस्ट को चार्ज कर दिया जाता है। Losses due to shrinkage or evaporation and gain due to elongation or absorption of moisture before the material received shall be absorbed in material cost to extend their normal with corresponding adjustment in quantity। वैसे ही अगर कुछ भी लॉसेस वगैरह होते हैं किस चीज की वजह से, या इवापोरेशन या श्रिंकेज की वजह से, या फिर कोई भी फायदा होता है क्योंकि जो मटेरियल है वो ऐसा है जो मॉइस्चर गेन कर लेता है तो उससे उसका वेट बढ़ जाता है तो गेन हो जाता है उसमें कोई, तो उस चीज को भी किस चीज में एडजस्ट कर लिया जाएगा, जो बाकी मटेरियल जितना होगा उसकी कॉस्ट में उसे एडजस्ट करा जाएगा। एनी डिमरेज और डिटेंशन चार्जेस और पेनल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कोई भी अगर डिमरेज है या कोई डिटेंशन चार्जेस है या कोई भी पेनल्टी है अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उस पर लगाते हैं, ट्रांसपोर्ट या अथॉरिटी, तो वो चीज मटेरियल की कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करी जाएगी, ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल इशू करते हैं उस टाइम पर उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, तो इशू शैल बी वैल्यूड यूजिंग एप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑन कॉस्ट फ्लो के अकॉर्डिंग अजम्पशन करके उसका इशू करा जाएगा। वेयर मटेरियल आर अकाउंटेड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट द प्राइस ऑफ वेरिएंस रिलेटेड टू मटेरियल शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अगर जो मटेरियल है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर अकाउंट कर रखा है, हमने जो अकाउंट्स में लिख रखी है वो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख रखी है, तो जो प्राइस का वेरिएंस होगा वो क्या ट्रीट करा जाएगा, उस मटेरियल की कॉस्ट ही ट्रीट करा जाएगा। एनी अबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। कोई भी अगर अबनॉर्मल कॉस्ट है तो उसे हम मटेरियल की कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे इशू करते समय। Wherever material cost include transportation cost, determination of cost of transportation shall be governed by CAS5। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है मटेरियल इशू करते टाइम भी कुछ, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे हम CAS5 के अकॉर्डिंग गवर्न करके करेंगे। मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट कंसीडर्ड इन फाइनेंस कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर कोई भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट एंड सब असेंबली शैल बी वैल्यूड इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, शेयर एडमिन ओवरहेड। वही बोला है अगर कोई सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है उसे इशू करना है तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी। फिर द मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिफेक्टिव विच आर रिजेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो नॉर्मल स्क्रैप हुआ है या डिफेक्टिव हुआ है जिसकी वजह से उसे रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसको हम मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो डायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड इन कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर सुटेबल हेड। जो डायरेक्ट मटेरियल है उसे हम डायरेक्ट मटेरियल के हेड के अंदर क्लासिफाई करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड एज परचेज्ड, इंडिजीनियस, इंपोर्टेड एंड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। उसको फिर और क्लासिफाई करेंगे कि परचेज हैगी वो कैसी है, इंडिजीनियस है, इंपोर्टेड है या सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड इन कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर सुटेबल हेड, और इनडायरेक्ट जो मटेरियल होगा उसे अलग क्लासिफाई करेंगे। डिस्क्लोजर क्या क्या देना होता है, तो क्वांटिटी एंड रेट ऑफ मेजर आइटम ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज। जो भी मेजर आइटम है उनकी क्वांटिटी और रेट बताने पड़ेंगे। मेजर आइटम डिफाइंड एज दोज हु फॉर्म 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मेजर आइटम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऐसी ही चीजें जो टोटल कॉस्ट का 5% या उससे ज्यादा का वेटेज रखती हैं उन्हें हम मेजर आइटम कहते हैं।
द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज्ड, मटेरियल का वैल्यूएशन किस बेसिस पर किया गया है वो बताना पड़ेगा। एनी चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड अप्लाइड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच आर मटेरियल इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज्ड। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई भी चेंज आया है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल कॉस्ट से अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट को एक्सक्लूड करा गया है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं करा है, तो वो बताना पड़ेगा। एनी डीमरेज और डिटेंशन चार्जेस पेनल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटी एक्सक्लूड फ्रॉम मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज। अगर कोई पेनल्टी या डीमरेज चार्जेस वगैरह हैं जो हमने मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करे हैं, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। एनी सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव और एनी सच पेमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज। अगर कोई सब्सिडी ग्रांट मिली हुई है जिसे हमने कॉस्ट में कम कर दिया है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई है, तो वो चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज। रिलेटेड पार्टी से हमने क्या मटेरियल खरीदा है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एनी कॉस्ट इम्प्यूटेड इन अराइविंग एट मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज। कोई भी इम्प्यूटेड कॉस्ट है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर शैल बी मेड ओनली वेयर सिग्निफिकेंट मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल। डिस्क्लोजर वही करना है जो कि सिग्निफिकेंट हो, मटेरियल हो और जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हो। डिस्क्लोजर में बी मेड इन द बॉडी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट और एज फुटनोट एज अ सेपरेट शेड्यूल। डिस्क्लोजर हम या तो मेन बॉडी में ही कर सकते हैं, जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे हम उसमें, या फिर अलग से एक फुटनोट तैयार करके, या फिर अलग से एक शेड्यूल बना के ये डिस्क्लोजर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये यूनिट का ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट वाला, जिसमें मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सारा कवर करवा दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें इसी यूनिट का जो आपका लेबर पार्ट वाला पार्ट है वो कवर करना है। उससे पहले मैंने इसके क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन जो लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट हैगी या लेबर कॉस्ट हैगी वो भी इसी का सेकंड पार्ट है, तो उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट नंबर 3 में। आई थिंक 3 पार्ट हैगा वो आपका बनेगा, जिसमें हम आगे से अब लेबर कॉस्ट को कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके बाद आएंगे आपके। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।